और प्राइम नून की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कोरोना पर हालातों की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:30 बजे ये अहम बैठक रखी गई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। लगातार एक्टिव केसेस में इजाफा हो रहा है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जो आज शाम 4:30 बजे होने वाली है। इससे पहले बीते हफ्ते 6 राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई थी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और ट्रैकिंग, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात उन चिट्ठियों में कही गई थी। इसके अलावा आज कोरोना के बढ़ते मामलों का जायजा लेने के लिए, हालातों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समीक्षा बैठक बुलाई है। फराह खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फराह, 4:30 बजे ये अहम बैठक रखी गई है। कौन कौन इस बैठक का हिस्सा होंगे और मुख्य एजेंडा कोरोना की स्थिति की समीक्षा करना है? फराह। फराह, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो कौन कौन इस बैठक का हिस्सा होंगे? चलिए, फराह से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करेंगे। अहम बैठक 4:30 बजे बुलाई गई है। देश में कोरोना में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के एक्टिव केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे पहले भी 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। कोरोना को लेकर गाइडलाइंस फॉलो करने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। लोगों से सतर्कता बरतने को लेकर अपील की जा रही है और इसी के बीच आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। फराह एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फराह, मुख्य एजेंडा है इस बैठक का कोरोना की स्थिति की समीक्षा करना। चलिए, फराह से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों से एक्टिव केसेस के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 1000 से ज्यादा कोरोना के मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है और इन्हीं सब हालातों का जायजा लेने के लिए, कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने के लिए आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कई उच्च अधिकारी इस हाई लेवल मीटिंग का हिस्सा होंगे। किस तरीके से दिशा निर्देश फिर दिए जाएंगे, यह देखना काफी अहम होगा। इससे पहले भी कुछ ऐसे राज्य जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक शामिल है, इन राज्यों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरतने, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर दिशा निर्देश कई राज्यों को दिए जा चुके हैं और आज भी शाम 4:30 बजे यह हाई लेवल मीटिंग प्रस्तावित है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारी सहयोगी फराह का, ज्यादा जानकारियों के साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। फराह, मुख्य एजेंडा इस बैठक का कोरोना के बढ़ते मामलों की समीक्षा करना है। 4:30 बजे बैठक रखी गई है। कौन मुख्य अधिकारी हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे? फराह। जी देखिए, साफ तौर पे जिस तरीके से कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं और जो एक्टिव संख्या है वो 7000 के पार हो चुकी है, उसी के चलते जो है अब तक 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो खुद समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं, नीति आयोग जो है वो शामिल होगा, कोविड टास्क फोर्स जो है वो शामिल होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो शामिल होगा। देखिए, इससे पहले भी जो है 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जिसमें गुजरात, तेलंगाना,
कर्नाटका, इन सबको तमाम चिट्ठी लिखी गई है क्योंकि वहां पर मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और वहां पर ये पत्र लिखा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा से जो है वो फॉलो किया जाए अगर केसेस, क्योंकि देखिए एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ H3N2 है और ये दोनों जो हैं एक जैसे लक्षण हैं, लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर लोग जो है H3N2 का टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उनका कोविड पॉजिटिव हो रहा है, वो कोविड का कराने जा रहे हैं तो H3N2 जो है वो निकल कर आ रहा है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे ही लक्षण महसूस हो डॉक्टर से कंसल्ट करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेस्टिंग हो। देखिए आज भी 1134 मामले सामने आए हैं और इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस 4,500 थे और अब 7,000 से पार हो गए हैं। तो दोबारा से जो है वो मामले बढ़ने लगे हैं और जिस नए वेरिएंट से सबको डर लग रहा था जो बहुत घातक है XBB.1.16, उसी के जो है केसेस सामने निकल के आ रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा जो है उसके मामले निकल चुके हैं और ये पाया जा रहा है कि ज्यादातर वही जो है वो फैल रहा है। तो जिस तरीके से मौसम बदल रहा है उसी तरीके से वायरस म्यूटेट कर रहा है। तो किस तरीके से तैयारी है लोगों के लिए, क्या बेड्स अवेलेबल हैं, टेस्टिंग की बात की जाए, इन सारी चीजों पे जो है वो समीक्षा की जाएगी। और ये समझ के आ रहा है कि जो 5 राज्यों में जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई थी, क्या और राज्यों को भी जो है वो अलर्ट जारी किया जाएगा, पत्र लिखा जाएगा। तो 4:30 बजे एक अहम मीटिंग होनी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ H3N2 है जिसके मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके टेस्ट के बारे में लोगों को नहीं पता था कि वो फ्लू टेस्ट कराना है। उसके बाद लोगों ने जब टेस्ट कराना शुरू किया तो धीरे धीरे लोग कोविड के और भी बढ़े और कोविड के मामले जो है उनकी जांच हुई और उसके बाद तेजी से जो है वो आंकड़े हम सबके सामने। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जिस तरीके से कोविड पैर पसार रहा है वो स्थिति दोबारा ना हो, क्योंकि चीन में भी देखा जा रहा है मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरी समीक्षा होनी है और उसके बाद देखना है कि किस तरीके से राज्य को जो है वो अलर्ट किया जाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक हफ्ते पहले बैठक जो थी उसमें समीक्षा बैठक में सारी चीजों को देखा था कि किन राज्यों में जो है सबसे ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले जो थे इन 5 राज्यों में थे। इन 5 राज्यों को चिट्ठी लिख दी गई थी। अब दिल्ली में भी जो है वो केसेस बढ़ने लगे हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से किन राज्यों के लिए जो है वो निर्देश सामने आते हैं। अभी 4:30 बजे ये जो बैठक है ये वर्चुअल होगी और इसमें काफी सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ सकती हैं। बिल्कुल फराह, और इस बीच एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिस तरीके से केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है, कुछ ऐसे जो 5 राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज्यादा पाए गए थे बीते कुछ दिनों में, उन राज्यों को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया था। तो क्या हम ये माने कि एक बार फिर से इस तरीके का अलर्ट जारी किया जा सकता है इस बैठक के बाद? जी बिल्कुल, देखिए हम जिस राज्यों की बात कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात करें, गुजरात की बात करें, तो वहां पर यह भी देखा गया कि H3N2 से मौतें भी हुई हैं। वहां H3N2 के भी मामले निकल कर आ रहे थे और कोविड की जो मामले हैं वो ज्यादा सामने आने लगे थे। तो उसी को लेकर पहले भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया था और उसी के बाद जो है वो निर्देश दे दिए। अब जैसे दिल्ली में देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी जो है कोरोना के मामले रोज देखने को मिल रहे हैं। कल भी 80 से ज्यादा मामले सामने आए थे और अगर आज की बात की जाए तो आज देखा जा रहा है कि 1134, अगर मैं कल की बात करूं तो 918 थे। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरीके से जिस भी राज्यों में ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं उनके लिए पूरी जो है ये मान के चल सकते हैं कि एक अलर्ट जो है वो जारी होगा, निर्देश जारी होंगे, क्योंकि देखिए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल को भूलते जा रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बार बार देखिए ये कहा जा रहा है कि जो H3N2 है हालांकि वो कोविड से बिल्कुल अलग है, वो एक इन्फ्लुएंजा है, लेकिन वो भी उसी तरीके से फैलता है और उसमें भी कोविड प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना है। तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करते थे वो करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें, मास्क को पहने, क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो भीड़ में जा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे। इससे जो है अचानक से केसेस बढ़ने लगे हैं और जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, बार बार डॉक्टर और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि वेरिएशन होता जा रहा है, वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है और जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है उससे जो उसके वेरिएंट्स है वो और घातक होते जा रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि इस अहम बैठक में नीति आयोग भी शामिल होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस बैठक का हिस्सा होगा।
तो क्या फरहाद, जो हमने देखा था कोरोना काल में, जिस तरीके से टेस्टिंग के लिए अलग से कैंप्स बनाए गए थे, फिर वैक्सीनेशन का ट्रैक रखा जा रहा था, जो कुछ लोगों की ट्रैक हिस्ट्री को भी देखा जा रहा था, तो क्या इस तरीके से दोबारा एक बार फिर से वही व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि इससे पहले ये कहा जा चुका है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, ये 3 ऐसे हथियार हैं जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिलती है। देखिए, सबसे पहले जो नीति अपनाई गई थी वो थी टेस्ट, ट्रीट एंड ट्रैक। तो वही जो है वो T3 फिर से दोबारा से होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा नीति आयोग, तो नीति आयोग भी शामिल है और एक कोविड टास्क फोर्स बनाई गई है जिसमें तमाम डॉक्टर शामिल हैं। और वो जो कोविड टास्क फोर्स में है वो डिफरेंट जो है बैकग्राउंड्स पे वर्क करते हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो ट्रैकिंग हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि जैसे ट्रैकिंग हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि अभी बीच में ये देखा जा रहा था कि लोग बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करा रहे थे और लोगों को जो लंबे समय से जो लक्षण हो रहे थे, 15-15, 16-16 दिन हो रहे थे, लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे थे लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। और उसके बाद जब लोगों ने टेस्ट कराया तो पता चला कि वो H3N2 है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उससे कोविड को भी निगलेक्ट कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और देखिए अभी बीच में जब H3N2 के केसेस बढ़ रहे थे और जब स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी तो उसमें साफ ये था कि लोग वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो वैक्सीनेशन लें। तो दोबारा से कैंप की बात हो सकती है, लेकिन अभी जो है वो स्थिति की समीक्षा की जाएगी कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले बढ़ने लगे हैं और कहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, और उसी हिसाब से देखा जाएगा कि वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां सफिशिएंट बेड है या नहीं, वहां पर वो सारी चीजें सही है या नहीं जो भी चाहिए होती हैं। क्योंकि देखिए इसमें कंसंट्रेटेड बेड की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, सारी चीजें जो हैं इनकी समीक्षा की जाएगी कि किन राज्यों को क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना सपोर्ट उनको चाहिए। क्योंकि अगर हम एक वाइड टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बात करते हैं तो उसके लिए भी राज्यों को जो है वो उस तरीके से सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अब खुद प्रधानमंत्री जो है वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो सारी चीजों का जायजा लिया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या सारी चीजें हैं, क्या राज्यों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं क्या उनके पास वो सारी चीजें हैं भी जो उनको वो फॉलो कर सके। तो ये बहुत अहम मीटिंग है और इसमें काफी सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल फरा, आज शाम 4:30 बजे ये अहम मीटिंग होने वाली है। फिलहाल इसमें समीक्षा की जाएगी और फिर किस तरीके से आगे एक्ट करना है, किस तरीके से एक्शन लेने हैं, ये भी निकल कर आएगा। फरा, नजर आप बना के रखिए और दोबारा जुड़ेंगे, जानकारियां आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शारदा मंदिर को खोले जाने का स्वागत किया है। उन्होंने मुजफ्फराबाद ट्रेड को खोलने की अपील करते हुए पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू करने की वकालत भी कर डाली है। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पीओके और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों की संपत्तियों को सील करने के संदर्भ में सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए लोगों के बचाव में बयान भी दिया है। साबिक वज़ीर आला पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा जी, आपका खैर मकदम। पहली बात ये कि कई सारी चीजें आ रही है कंट्रैक्टर्स के ताल्लुक से, नौकरियों के ताल्लुक से, कंट्रैक्टर्स की अभी जांच होनी बाकी है, वो हो रही है, कैसे समझती हैं आप? देखिए, बहुत ही अजीब मामला है। एक तरफ से चौकसी है जो हजारों करोड़ रुपए लेके भागा है और जो उसकी रेड अलर्ट नोटिस निकाला था वो भी विड्रॉ कर लिया। अडानी लाखों करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ, और यहाँ कश्मीर में जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बेचारे ठेकेदारी का काम करते हैं उनको क्राइम ब्रांच के जरिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर कोई आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले मिलिटेंट था, उसने मिलिटेंसी छोड़ दी, जेल से निकला है, वो मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। अगर किसी का रिश्तेदार है, कोई 350 कार्ड उनके इन्होंने ब्लैक लिस्ट किए हैं, जिनका कोई रिश्तेदार दूर का मिलिटेंट रहा, वो मर गया है। तो मुझे समझ नहीं आती ये चाहते क्या हैं, क्या करते हैं। एक तरफ से आपके पास किरण पटेल जैसे ठग घूम रहे हैं, ग्रेटर कश्मीर में काम करने वाले ठग घूम रहे हैं। आपके पास इधर चश्माशाही में जो हट्स में जो करोड़ों रुपए उनका किराया बाकी है, वो ठग घूम रहे हैं। उनको आपने पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उनको सिक्योरिटी दी हुई है, उनको पूरी अफसर उनके बैक एंड कॉल पे होते हैं। और दूसरी तरफ से आपने जम्मू कश्मीर के लोग जो मेहनत कश लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उनका जीना हराम कर दिया है।
मिलिटेंसी के नाम पे। तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग कहाँ जाएंगे। अगर इन्होंने मिलिटेंसी छोड़ के या कोई रिश्तेदार इनका मिलिटेंट रहा है जो मारा गया है, अभी बेचारे मेहनत से अपने बीवी बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने घर वालों को पालते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये तो मुझे समझ नहीं आता है। या तो ये जानबूझ के चाहते हैं यहाँ हालात ऐसे खराब हो कि लोग जो है मजबूर हो जाएं और उसके बाद ये लोगों के ऊपर ज्यादा सख्ती करें। मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या है। एक तरफ से एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसको आपने एम्प्लॉय किया है यहाँ के नौजवानों का जो है फ्यूचर तबाह बर्बाद करने के लिए, और दूसरी तरफ से आप यहाँ के लोगों को ब्लैक लिस्ट करते हैं, यहाँ के जर्नलिस्ट को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं यूएपी के अंडर। किसी को बात करने की इजाजत नहीं, अब काम करने की इजाजत भी नहीं है। एक तर्क जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि एक इकोसिस्टम जो है यहाँ मिलिटेंसी का उसको खत्म करें, उसके तहत ये कार्रवाइयां हो रही है। आपने जिसका जिक्र किया एक जर्नलिस्ट के बारे में, उसका यूएपीए के खिलाफ बाकायदा ये केस लगाया हुआ है, इसका क्या जवाब है? नहीं, मुझे समझ नहीं आता। ये खुद ही वकील भी है, खुद ही जज भी है और खुद ही एक्सिक्यूशनर भी है। कहीं तो अदालत में केस जाए, वहां तो कुछ साबित हो जाए। साबित किए बगैर ही ऐसे मुलाजमों को भी नौकरियों से निकाल रहे हैं। उनको बोलते हैं आपके पास मिलिटेंसी के साथ कनेक्शन है। अब ठेकेदारों के ऊपर भी इनकी जो है मुसीबत गिरा रहे हैं, उनके ऊपर तो जाएंगे। आखिर लोग जाएंगे क्या? फिर तो सारे जम्मू कश्मीर, इसका मतलब सारे जम्मू कश्मीर के लोग शक के दायरे में आते हैं। बिजनेसमैनों को आप करते हैं, उनके यहाँ छापे डालते हैं, जर्नलिस्ट को आप जेल में डालते हैं। अब ठेकेदार बचे थे, इनको भी आप ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। आपके नौजवान जो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं उनको आप एपटेक के जरिए उनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो फिर बचा कौन है? इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके शक के दायरे में आते हैं। तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप चाहते क्या हो? यहाँ के लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं? वो बारे में आप भी बात कर रहे थे कि आर पार लोगों को मिलने दिया जाए। शारदा के ताल्लुक से एक बड़ी डेवलपमेंट है, इनॉग्रेशन। ये तो बहुत अच्छा है कि शारदा पीठ जो है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की बहुत देर से डिमांड थी। मैं उम्मीद करती हूं कि ये खाली महदूद नहीं रहेगा कश्मीरी पंडित, बल्कि इस आम लोगों को आवाजावी होगी। और इसके साथ जो मुजफ्फराबाद रोड पे जो कारोबार खत्म किया है, बंद किया है, रावलाकोट पे कारोबार बंद किया है, उसको दोबारा चालू किया जाएगा। क्योंकि उस पे हजारों लोगों का जो है कारोबार है, उस पे उनका लाइवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी उस पे डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी आगे चलाएंगे। शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती के बयान पर एनसी, बीजेपी और कांग्रेस का कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर जो है ये बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान के साथ अगर नॉर्मल रिलेशंस बनते हैं जैसे पास्ट में रहे हैं काफ़ी अरसा तक, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए फ़ायदा, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। और ये कोशिश तो की जानी चाहिए कि हालात ठीक हों। हमारे हमसाया मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमको भी थोड़ा सा फिक्रमंद होना चाहिए। और दूसरी बात है कि महबूबा मुफ्ती का ये रहा है कि वो वहाँ एलओसी ट्रेड जो है वो होना चाहिए। एलओसी ट्रेड हो रहा था, वो बंद हो गया क्योंकि हालात बिगड़ गए। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो देखेगी कि उनको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अगर हालात ठीक होते हैं हमसाया मुल्क से, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंसी ही नहीं बल्कि बहुत से मामलात में जो है वो आसानी हो सकती है। देखिए, शारदा टेम्पल को यहाँ पे शुरू किया गया है, लेकिन शारदा टेम्पल यहाँ पे है। पाकिस्तान से इस बात के लिए प्रेशर डालना चाहिए कि जो यहाँ के पिलग्रिम्स हैं वो पीओके में जो हमारे मंदिर हैं, टेम्पल हैं, हमारी कई श्राइन्स हैं, वहाँ उनको इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए कि वहाँ पिलग्रिम्स को जाने की इजाज़त देनी चाहिए। और पाकिस्तान का रवैया हमेशा नेगेटिव रहता है। इंडिया ने तो हमेशा फेवर किया कि साजगार हालात हों और डिवाइडेड फैमिली जब वो मिलते रहें, लेकिन ये इस तरफ एलओसी के खुला है। ये ओरिजिनल शारदा टेम्पल जो है वहाँ तक पहुँचने की मंशा है। जो लोग वहाँ से खास करके जो पीओजेके से डिस्प्लेस होकर लोग आए हैं, मेरे जैसे भी लोग ऐसे हैं, हमारी कई श्राइन्स वहाँ हैं, वो वहाँ पे हमने कई बार ये मांग उठाई है कि ये प्रेशर बनाया जाना चाहिए। और इस वक्त की सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर के। जहाँ के लोगों को पाकिस्तान की हालत दिखाने के लिए जो एलओसी या क्रॉस बॉर्डर बसें शुरू की गई थी, उससे यहाँ के लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, विकास कितना है, जो बड़ी बातें करता है। और भारतवर्ष में किस किस्म का सेकुलरिज्म, भाईचारा और रिलीजियस फ्रीडम है। तो यहाँ के लोगों को उस चीज का एहसास और पता हुआ। जो पाकिस्तान से भी लोग आते थे, जो पीओके से आते थे, जो डिवाइडेड फैमिलीज, कोई भाई इधर है, बहन उधर है, वो 50-70 साल के बाद आपस में मिले
और उन्हें यहाँ भी देखा कि जो भाई यहाँ बहन है, सेटल्ड है, हिंदू है या मुस्लिम है, उनको किस किस्म की धार्मिक आजादी है। वो तो एक बहुत अच्छा कदम था। शारदा मंदिर जो श्रद्धा का केंद्र है एक, आज उसके उद्घाटन पर एक तरफ तो मुबारकबाद है पूरे देश को, पर महबूबा मुफ्ती जो पिछले कई सालों से ब्रांड एम्बेसडर का काम करती है पाकिस्तान का, हर बात में पाकिस्तान को लाके खड़ा कर देना, कठपुतली के नाते गृह मंत्री द्वारा 10 बार बोल दिया गया कि जब तक आखिरी गोली बंद नहीं हो जाएगी तब तक हम कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। पर क्या कारण है महबूबा मुफ्ती, जिसकी जमीन खिसक चुकी है, राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, आज भी वो ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करना चाहती है। और जो आज कश्मीर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका है, और ये मंदिर का उद्घाटन भी एक इस बात का प्रमाण देता है कि जो पुरानी डिमांड थी वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की, आज वो पूरी हुई है। इसके साथ साथ मैं महबूबा मुफ्ती को ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन लग चुके हैं। अब जो उसको पारी खेलने की जो समय दिया था या उसके फादर को दिया था, उसमें तो आपने वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को जिस प्रकार से वहाँ से निकाला बाहर, उसमें आपका अहम रोल रहा है। अब तो कम से कम शर्म करनी चाहिए, हर बात में राजनीति नहीं लानी चाहिए।